नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में शिवानी जी आज हमें डिटेल से बताने जा रही हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा स्कूल्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैम, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आप हमें ये बताइए कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए। व्हाई डू वी नीड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सो प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी विषय या नीति होती है, यदि वो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसकी प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो इस प्रकार वह विषय या नीति अप्रासंगिक हो जाती है। तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में, जो राजीव गांधी के नेतृत्व में अपनाई गई थी, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो उसमें सुधार लाने के लिए हमें नई शिक्षा नीति लानी पड़ी। अब क्या होता है कि जो कमियों में यदि सुधार लाना ही नवीनता है। तो इस प्रकार जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो भारत में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, वह हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाते हैं। वह लाखों पैसा खर्च करके वह डिग्री प्राप्त करते हैं, वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन छात्र छात्राओं में नेशनलिज्म की कमी पाई जाती है। तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए हमारे इंडियन स्टूडेंट्स में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म आप इसे कह सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि यदि उनका जो फोकस होता है वह अपने करियर की ओर हो जाता है, वह अपने करियर की ओर तो जिम्मेदार होते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाते। तो इस प्रकार हमारे आने वाले वर्तमान समय में भावी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, भारतीय छात्र छात्राएं, वह वर्तमान व भावी चुनौतियों का सामना किस प्रकार कर सके। कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी यह कोरोना काल चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आगे जाके कोरोना जैसी महामारी फिर से न आए। तो इस प्रकार हमें पहले से ही इस काम के लिए रेडी रहना है कि हमें क्या करना है। एकदम से मतलब छात्र छात्राएं न घबराएं, या कोई भी हमारा जो सिस्टम है हमें वह बनाना पड़ेगा, ताकि छात्र छात्राएं हैं वह अपना रेगुलरिटी रखें हर चीज में। आने वाले समय में वह हर चीज के लिए तैयार है, ताकि क्योंकि हमारा जो नई शिक्षा नीति है वह स्टूडेंट्स को विज्ञान पढ़ाना नहीं बल्कि वैज्ञानिक बनाना है, गणित पढ़ाना नहीं बल्कि गणितज्ञ बनाना है। तो इस प्रकार वह करियर की ओर फोकस न कर करके राष्ट्र के प्रति भी वह जिम्मेदार हो सके, इसलिए हमें नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। तो शिवानी जी ने हमें ये बताया कि हर स्टूडेंट्स को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होना भी बहुत जरूरी है। तो मैम, आप इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारी पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वह 1986 में 1986 में राजीव गांधी के समय में अपनाई गई थी। ठीक है, उस टाइम मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, जो शिक्षा मंत्रालय हटा दिया गया था 1986 के समय। लेकिन वर्तमान में क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम वापस चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो इस प्रकार ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल जी निशंक। स्टूडेंट्स को ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय नाम हो चुका है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय, तो हमारे शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन हुए? रमेश पोखरियाल निशंक। एक ये वाली बात है। और ये जो समय है 1986 के बाद में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें थोड़ी एडिटिंग की गई थी 1992 में, 1992 में जो एडिटिंग की गई थी। लेकिन जो पूर्ण रूप से इसका मसौदा तैयार किया गया है नई शिक्षा नीति का, वह इसरो के पूर्व चीफ हैं के कस्तूरी रंगन द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया है। और यह जो नई शिक्षा नीति अपनाई गई है वह 1986 के बाद 34 वर्ष बाद यह नई शिक्षा नीति अपनाई गई है, जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लेगी। इस शिक्षा नीति में क्या है कि 5+3+3+4 का फॉर्मेट अपनाया गया है, और जो हमारी प्राचीन शिक्षा नीति थी वह 10+2 के आधार पर आधारित थी। और जो यह नई शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी भविष्य में, और जो इसमें प्रोसेसिंग चल रही है। और यदि 5+3+3 का मेथड हमको इसको डिटेल से समझना होगा कि यह नई शिक्षा नीति क्या है। मैम, जैसा अभी आपने बोला 5+3+3+4, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ 5+3+3+4? जी बिल्कुल।
देखिए 5+3+3+4 का जो मेथड है, पहले मैं आपको इसकी स्टेज समझाऊंगी, फिर एज समझाऊंगी। इसको 4 स्टेज, पहले 5 ईयर के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो 5 ईयर्स है स्टार्टिंग के, उनको स्टेज वाइज बांटा गया है। 5+3+3+4 को पहले स्टेज के नाम बताऊंगी आपको कि फर्स्ट जो है हमारी फाउंडेशन स्टेज, सेकंड आती है हमारी प्री पैरेटरी स्टेज, फिर थर्ड आती है हमारी मिडिल स्टेज, और जो हमारी फोर्थ है वो आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज। सीनियर सेकेंडरी नहीं लगेगा, सेकेंडरी स्टेज लगेगा, क्योंकि सीनियर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका डिवाइडेशन किस प्रकार हुआ है। अब यदि हम स्टार्टिंग के 5 ईयर्स के बारे में बात करते हैं कि इसका डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है। देखिए जो हमारी 5 साल है, इसमें स्टार्टिंग के 3 साल आंगनबाड़ी के हैं। अब स्टार्टिंग के 3 साल कौन से, जो फर्स्ट क्लास से हमारे जो स्टार्टिंग में 3 साल हमारे आंगनबाड़ी में लगेंगे, इसे हमने प्री प्राइमरी कहा है। और फर्स्ट व सेकंड क्लास ये हमारी फाउंडेशन स्टेज हुई, 5 साल का ये फॉर्मेट हुआ। अब एज की यदि बात करते हैं तो इसमें इस फाउंडेशन स्टेज में जो स्टूडेंट्स होंगे वह 3 साल से लेकर 8 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं वह हिस्सा ले सकेंगे। अब 3 साल के स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो आंगनबाड़ी में खेल कूद के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से खेलना कूदना बैठना सीखेंगे। ये 3 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं वो आंगनबाड़ी में 3 साल उनको करना होगा। फिर अगले 2 वर्ष में वह जा सकेंगे फर्स्ट व सेकेंड क्लास, और जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है वो 8 वर्ष के, मतलब आगे जो उनकी एज रही है। तो 3 से 8 वर्ष की जो एज हुई वह हुई हमारी फाउंडेशन स्टेज में, जिसे हमने बांटा है 3 वर्ष किसके हुए, आंगनबाड़ी के, और आगे वाले फर्स्ट व सेकंड। ये हमारा 5 ईयर का फॉर्मेट था। और अब जो आगे के 3 साल है उसमें हमारी थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ क्लास शामिल की गई है। अब इसमें जो एज है जिसे हमने प्री पैरेटरी स्टेज कहा है, पहले प्राइमरी स्टेज था जिसमें फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास इसमें इंक्लूड थी, लेकिन अब क्या है थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ क्लास। 5 का तो हमने हो गया था मैडम, लेकिन आगे वाले जो 5+3 है, थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ क्लास इसमें शामिल की गई, जिसे प्री पैरेटरी स्टेज कहा गया। और एज कितनी है उनकी, 8 से लेकर 11 वर्ष तक के स्टूडेंट्स इसमें बैठ सकेंगे। जो 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के विद्यार्थी हैं वह प्री पैरेटरी स्टेज में बैठ पाएंगे। और अब जो अगले 3 वर्ष आते हैं, 3 इयर्स आते हैं हमारे, उसमें है 6th, 7th व 8th क्लास, जिसे हमने मिडिल स्टेज कहा है। अब मिडिल स्टेज में जो एज है, इसका एज का दायरा रखा गया है 11 से लेकर 14 वर्ष के स्टूडेंट्स इसमें बैठ सकेंगे। और अब जो आगे वाले 4 इयर्स बचे हैं, 9th, 10th, 11th व 12th, इसमें क्या है कि इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, क्योंकि सीनियर हट चुका है, पहले हम सीनियर सेकेंडरी कहते थे। क्यों, क्योंकि अब 9th क्लास से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो इसलिए ये हमारी सीनियर सेकेंडरी नहीं रह करके सेकेंडरी स्टेज हो गई है। वह इसमें जो एज का दायरा रखा गया वह है 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। तो अब मैं आपको इसकी विशेषताएं बताना चाहूंगी कि 5 साल से लेकर जो 12 तक मैंने आपको बताया 5+3+3+4 का, कि किन आधार पर इसमें शिक्षा दी जाएगी। देखिए जो आपकी फाउंडेशन स्टेज थी जिसमें प्री प्राइमरी आता है और वह फर्स्ट व सेकंड क्लास, इसमें क्या है, शिक्षा हमारी खेल कूद व अन्य गतिविधियों के माध्यम से दी जाएगी। मतलब बच्चे, जिस उम्र में बच्चे बुक्स जानते ही नहीं है, तो उस उम्र में उनको बुक देना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बुक्स को नहीं जानेंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे। तो उसमें बताया जाएगा कि उसमें बच्चों को बैठना बताया जाएगा, फ्री माइंड रहकर के बच्चा चीजों को समझे, अनुभव प्राप्त करे, समालोचन अवलोकन कर सके, हमारे आसपास का वातावरण क्या है। तो इस प्रकार यह एंटरटेनिंग बनाया गया है, बोरिंग न बना करके एजुकेशन के साथ साथ में एंटरटेन भी, जिससे वो और ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में ले सके। जी बिल्कुल, इंटरेस्ट जगाया जाएगा। और जो हमारी अब आगे वाली आती है प्री पैरेटरी स्टेज, जिसमें थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ क्लास शामिल है। इसमें क्या होगा कि बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त मतलब जैसे कि पहले इंग्लिश की अनिवार्यता थी, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना कंपल्सरी था। इससे क्या है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट इंग्लिश में नहीं होता, तो यह एक विषय के रूप में चुना गया है कि अंग्रेजी माध्यम को हम एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। और इसे मातृभाषा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी डिटेल में। आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट में भी आपका जो लोकल एरिया है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उस लोकल लैंग्वेज में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि इंग्लिश से क्या होता है कि इंग्लिश विषय से वह जो मूल अवधारणा होती है उस पर भी वह ध्यान नहीं दे पाते।
तो यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा और इसमें भी एंटरटेनिंग बनाया गया है, खेल व अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब जो आगे के 3 ईयर्स है हमारे 6th, 7th व 8th क्लास, जिसे हमने मिडिल स्टेज का है। अब इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट बातें जोड़ी गई हैं मिडिल स्टेज में कि बच्चे हैं, इसमें कुछ विषय जोड़े गए हैं। विषयों के साथ में क्या होगा कि इसे टेक्निक बेस्ड बनाया गया है, तकनीकी के आधार पर बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब जैसे इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडिंग, कंप्यूटर, व्यवसायिक, इस प्रकार के विषय से संबंधित भी वह शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। वह जो वेरी इंपोर्टेंट बात है इसमें कि इंटर्नशिप, जो बच्चे हैं मिडिल स्टेज में वह इंटर्नशिप भी ग्रहण कर सकेंगे। इंटर्नशिप के माध्यम से, अब इंटर्नशिप में आपको जानते ही हैं, जैसे कि बीएड स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली किसी चीज को हमें समझना। और आप जानते हैं कि यदि हम किसी काम को प्रैक्टिकली करते हैं तो हम उसे बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं और दूसरे को समझा पाते हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जी बिल्कुल। तो जैसे हमें कोई टीचिंग करनी है तो हम किसी विद्यालय में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें उससे क्या नॉलेज मिलता है कि हमें किस प्रकार की, कितना हमें वॉल्यूम रखना है, किस प्रकार हमें फीडबैक देना है। तो इस प्रकार हमें प्रैक्टिकली प्रायोगिक स्तर पर हमें नॉलेज मिलता है। तो अब क्या होता है, जो मिडिल स्टेज के बच्चे हैं 6th, 7th व 8th में पढ़ने वाले, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर व व्यवसायी इनसे संबंधित स्पेशलिस्ट से या फिर जो वैज्ञानिक हैं और उसमें सॉफ्टवेयर से संबंधित एक प्रैक्टिकली आधार ले पाएंगे, प्रैक्टिकली नॉलेज ले पाएंगे। वहां जाकर के सॉफ्टवेयर जो स्पेशलिस्ट है उसके पास में जाकर के आप प्रैक्टिकली उसको यूज में ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हैं। और जो इंजीनियर है उसमें भी आप प्रैक्टिकली नॉलेज। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इतनी छोटी उम्र में बच्चा प्रैक्टिकली रूप ये इंटर्नशिप सीख रहा है। हम तो सिर्फ बीएड में जाकर के टीचिंग लेवल का प्रैक्टिकल इंटर्नशिप लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है 6th, 7th व 8th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब जो आगे की हमारी 4th क्लास रह जाती है 9th, 10th, 11th और 12th, जिसे हमने सेकेंडरी स्टेज बोला है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें बच्चे बहुत ही, इसमें भी एक अच्छी बात जोड़ी गई है कि पहले बच्चे क्या था कि चुनिंदा विषय तो चुन, अब 9th क्लास से ही हम अपने विषय चुन सकते हैं, मतलब अपनी रुचि के अनुसार विषय को चुन पाएंगे। वह एक बात और है, जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट था तो वह आर्ट्स में यदि रुचि रखता है, आर्ट्स से किसी भी सब्जेक्ट में, तो वह उस विषय को नहीं पढ़ पाता था, मतलब उसमें कॉमर्स में जो सब्जेक्ट लगते हैं उन्हीं को पढ़ना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि इसमें सेमेस्टर वाइज सिस्टम भी कर दिया गया है। वह जो विषय है, कॉमर्स का स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है और जो आर्ट्स वाला बच्चा है वह भी कॉमर्स का विषय पढ़ सकता है। अब इसमें मैंने आपको एज बताई थी, 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल थे। वह इसमें जो बोर्ड का पैटर्न है वो बहुत इजी कर दिया गया है। अब इसमें क्या है कि सेमेस्टर वाइज सिस्टम, अब सेमेस्टर वाइज का जैसे बच्चे 2 महीने लास्ट से पढ़ करके अच्छे अंक ले आते हैं, लास्ट में मेरिट लिस्ट में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब सेमेस्टर वाइज में आपको बच्चे को एनी टाइम एक्टिव रहना होगा। स्टार्टिंग के ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक आपको एक्टिव रहना होगा पढ़ाई के प्रति। सेमेस्टर सिस्टम यही होगा और खुद का वो आकलन कर पाएगा, स्व आकलन जिसे हम बोलते हैं। और जो आपके सहपाठी होंगे क्लास में, क्लासमेट्स, वह भी आपका आकलन करेंगे, वह आपको नंबर देंगे आपकी अदर एक्टिविटीज के आधार पर कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसमें संस्कार कैसे है, और अदर एक्टिविटीज में वो जो भाग लेगा इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो यह एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है 9th, 10th, 11th और 12th क्लास, जिसे हमने सेकेंडरी स्टेज कहा है। और इसमें फीस की बात रहेगी। फीस के बारे में भी एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया है कि इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स है वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक फीस नहीं ले पाएंगे। जैसे कोई भी स्कूल है, कोई ज्यादा फीस लेता है, कोई कम लेता है, तो इसका एक निश्चित दायरा फिक्स किया जाएगा, मतलब सभी प्राइवेट स्कूल एक सिमिलरली फीस ले सकेंगे। ये बहुत फायदा होगा जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, रियली हेल्पफुल जी फॉर द स्टूडेंट्स। अब ये हमारा 5+3+4 का फॉर्मेट था जो हमने क्लियर कर दिया। एज इसकी डिवाइड करी हमने, स्टेज डिवाइड करी, इसकी विशेषताएं बताई कि किस प्रकार से बच्चे शिक्षा ले पाएंगे। तो इसके मतलब सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही रोचकतापूर्ण इसमें शिक्षा दी जाएगी कि इसमें जो बच्चे हैं एंटरटेनिंग शिक्षा एजुकेशन है, इसमें एंटरटेनिंग एजुकेशन टेक्निक बेस्ड है, और जो आगे वाली जो शिक्षा है फीस का भी इसमें दायरा कम किया। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो बहुत ज्यादा एडवांटेज हमको उपलब्ध हो पाएंगे इसमें स्टूडेंट्स को। जी बिल्कुल मैम, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि कॉलेज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है
वो आप हमें क्लियर करें कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, मतलब इससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं कॉलेज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। जी बिल्कुल, देखिए नई शिक्षा नीति कॉलेज स्टूडेंट्स में भी कुछ लाभ देने वाली है। अब आप देखिए, जैसे कि कोई भी छात्र या छात्रा किसी भी कारणवश बीच में शिक्षा छोड़ देती थी, कोई भी घरेलू उसकी परिस्थितियां हो सकती है या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण बीच में, जैसे फर्स्ट ईयर किया हमारा जो बीए एमएससी बीएससी जो भी आप समझ सकते हैं, तो बीच में यदि छोड़ देते हैं तो उसका हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वो पढ़ाई छोड़ करके हमें वापस स्टार्ट करनी पड़ती है। जी तो इस तरह क्या होगा, इसमें क्या होगा कि कॉलेज लेवल पर हमारी बीए बीएससी है, तो इसमें जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी और बीच में छोड़ दी, तो आपको फर्स्ट ईयर करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जो नई शिक्षा नीति है ये बहुत ही हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा मुझे यह लाभदायक पॉइंट लगा है इसमें। और यदि सेकंड ईयर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और थर्ड ईयर आप पूरी थर्ड ईयर आप कंप्लीट कर लेंगे, उसमें आपको डिग्री मिलेगी, बैचलर डिग्री। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वह 3+4 या 3 और 4 साल की हो गई है। अब वो कैसे, मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। जैसे आप 12th में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको पहले से ही क्लियर है कि मुझे टीचर बनना है आगे जाके, तो आपको अपना एम पता होना चाहिए कि हमें आगे जाके क्या करना है। टीचर बनना है तो आपको 3 साल की डिग्री ही लेना पर्याप्त रहेगी। आप ग्रेजुएशन है 3 साल की करिए, और लेकिन आपको यदि हायर एजुकेशन लेनी है, जैसे कि पीएचडी आपको करना है आगे जाके, तो आपको यह जो डिग्री है बैचलर डिग्री आपको 4 साल की कंप्लीट करनी होगी। तो इससे क्या होगा, आपको 4 साल की जो रिसर्च के साथ में आपको डिग्री दी जाएगी। आपको पूरा कोर्स करना होगा 4 साल का। तो ये मैं आपको कॉलेज लेवल पर समझाया कि फर्स्ट ईयर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड ईयर करेंगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, थर्ड ईयर करेंगे जो टीचिंग में जाएंगे उसको थर्ड ईयर ही करना काफी है, तो बैचलर डिग्री आपको मिलेगी इसमें। और जो रिसर्च के साथ जो आगे अपने हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे, तो उनको 4 साल का पूरा कोर्स करना होगा। और एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चे 4 साल का इसमें बैचलर कर लेंगे, यूजी आपका अंडर ग्रेजुएट है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें पीएचडी के लिए एमफिल नहीं करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि आपको एमफिल इसमें क्लियर नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वह जो 4 साल की डिग्री पूरी करेगा उसके लिए एमए या एमएससी 1 साल का हो गया। पहले 2 वर्ष का था, लेकिन आप इसको बात वही पड़ी, जो 1 साल का था वह उधर प्लस कर दिया गया है, और लेकिन आपका जो एमफिल था वह बीच में से हट गया। तो इस प्रकार ये हमारा कॉलेज का फॉर्मेट था। मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट ईयर से लेकर जो आपका ये पीएचडी तक का। सो आई होप दोस्तों, जो शिवानी जी ने आज हमको डिटेल बताई न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, मैं आपको बीएड के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसमें कि बीएड में जो कॉलेज के बाद बीएड भी आती है, कि जो बीएड स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो 12th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बीएड में क्या है कि यदि आप 12th के बाद में बीएड करते हैं तो आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड आप कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स को पता हो कि हमें 12th के बाद टीचर ही बनना है, तो आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहिए। तो और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यदि आप बीए के बाद बीएड करते हैं तो आपको 2 सालों का बीएड करना होगा, कंप्लीट 2 सालों का, ठीक है। और यदि आप 1 साल अपना बचाना चाहते हैं तो आपको 12th के बाद बीएड करना ही लाभदायक रहेगा, कि आप 12th के बाद ही इंटीग्रेटेड बीएड कर लीजिए, आपका 1 साल बच जाएगा। और यदि आप एमए के बाद बीएड करते हैं तो आपको 1 साल का बीएड करना होगा। क्या आपको इसका फॉर्मेट क्लियर, कि यदि आप 12th के बाद में बीएड करेंगे, यदि 12th का स्टूडेंट्स है उसको आपका एम टीचिंग बनना, टीचिंग लाइन में जाना है, आपको टीचर बनना है, तो आपको 12th के बाद ही बीएड करनी चाहिए। आपका इसमें क्या होगा, 1 साल बचेगा, तो 12th के बाद में 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड होगा, जो आपकी बैचलर डिग्री के साथ आपको डिग्री मिल जाएगी। और यदि आप एमए के बाद बीए के बाद करते हैं तो आपको 2 साल का बीएड करना होगा। और यदि आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में करते हैं, एमए या एमएससी के बाद में, तो आपको 1 साल का बीएड करना होगा। और अब ये था हमारा बीएड का फॉर्मेट। सो चॉइस इज योर्स जी। और अब थोड़ा सा शिक्षक भर्ती के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो शिक्षक भर्ती में क्या होगा कि ट्रांसफर होना कम हो जाएंगे। इतना जो ट्रांसफर होता था ये वहां होगा जहाँ पे सीट्स खाली होंगी, मतलब ये बेवजह मतलब टीचर्स को परेशान नहीं किया जाएगा कि कभी इधर ट्रांसफर उधर ट्रांसफर। तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए एडवांटेज है कि टीचर्स के लिए कि ये स्थानांतरण का इसमें कम हुआ है इधर उधर। और अब जैसे कि इंटरव्यू का चल रहा है कि टीचर्स के इंटरव्यू, तो देखिए मेरा तो यह मानना है कि इंटरव्यू
टीचर्स के लिए नहीं होना चाहिए, जो अगर निजी तौर पर अपना मत देना चाहूँ। क्योंकि देखिए, आप 10-15 मिनट, यदि मैंने आपके सामने में 10-15 मिनट का कोई इंटरव्यू दे रही हूँ, तो आप मेरा 10-15 मिनट में किस प्रकार आप मेरा आकलन कर पाएंगे? और यदि जो मैंने इतनी डिग्री प्राप्त की है, 3-4 सालों से मैं उस काम में लगी हूँ, मेरा जो एम है टीचर लाइन में जाने का, तो मेरी इस डिग्री का क्या होगा? आप मेरे को 10-15 मिनट के हिसाब से कैसे आकलन कर सकते हैं? किस प्रकार जज कर सकते हैं आप मुझे? तो जो टीचिंग लाइन में ये इंटरव्यू का है, तो ये तो क्लियर रूप से मेरा मत ये है कि इंटरव्यू इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए, जो मेहनत करते हैं टीचिंग लाइन में जाने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा यह बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। तो आपकी राय में लेना चाहूंगी कि इंटरव्यू होना चाहिए टीचिंग लाइन में, नहीं होना चाहिए, तो आप हमें बताएं। आपने जिस तरीके से अभी इस चीज का रीजन दिया है कि इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू मी कि इंटरव्यू एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। आपने जो रीजन बताया वो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ नई चीज आज आपसे सीखने के लिए। जी, थैंक यू। और इसमें मैं थोड़ा सा यह भी जोड़ना चाहूंगी कि जो हमारी नवीन शिक्षा नीति है, इसमें हमें जैसे जनरल वालों के लिए थोड़ा सा बच्चे बात उठाते रहते हैं, जैसे SC ST के लिए दिया गया है प्रावधान, लेकिन जनरल स्टूडेंट है वो भी तो इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के बराबर। तो ये थोड़ा प्रावधान मुझे थोड़ा सा लगता है, मैं अपने लेवल पे यदि कहना चाहूँ कि यह एक समान रूप से कर देना चाहिए था। इसमें ये टॉपिक भी थोड़ा जोड़ना चाहिए, लेकिन 2030 तक फिर भी काफी अच्छे हमारे जो एडवांटेज दिए गए हैं, हमारे जो पॉइंट्स बदलाव किए गए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी 29 जुलाई 2020 को हमारी नई शिक्षा नीति को, यह बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। लेकिन अब यह स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका कितना फायदा उठा सकते हैं। देखिए, देश के सपने को साकार करने के लिए बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसमें अब हमारे पूरे भारत देश में इसकी कितनी भूमिका रहेगी? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि वो कितने इस चीज के लिए अवेयर हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी इसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स सभी को इसमें एक्टिव रहना होगा, हमें साथ देना होगा नई शिक्षा नीति में। और इससे प्रौढ़ शिक्षा को भी प्रावधान किया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब सभी प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है कि जिसमें जो पढ़ाई से वंचित रह गए उनको भी हम साक्षर करेंगे कि भारत में कोई भी निरक्षर ना रहे, सभी एजुकेटेड रहे। तो इससे क्या है कि और जो हमारे 2 करोड़ स्टूडेंट्स थे वह जब पढ़ाई से वंचित रह गए थे, तो हमारे लिए एक यह भी मुख्य धारा एक स्थापित की जाएगी कि उनको वापस से शिक्षा में जोड़ा जाएगा। जो जिनकी पढ़ाई बीच में रह गई थी या जो वंचित रह गए थे, 2 करोड़ विद्यार्थी अभी भी हमारे भारत में ऐसे हैं जिनको वापस शिक्षा से जोड़ा जाएगा किसी मुख्य धारा के तहत। और आपको एक बात और याद रखनी कि जैसे मैंने 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो स्टेज बताई है, अलग अलग डिवाइडेशन किया है, तो अब जो हमारी शिक्षा का अधिकार था इस कानून के तहत 3 से 18 वर्ष तक, पहले 6 से 14 वर्ष तक था अनिवार्य रूप से शिक्षा, लेकिन अब 3 वर्ष से 18 वर्ष तक यह शिक्षा हो गई है। यह इसमें इम्पोर्टेंट बातें थी और जितना हमें समझ में आया, हमें आशा है पूरी कि आपको यह समझ आया होगा। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इसका फॉर्मेट एक नोट्स बना करके आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। और यह था हमारा नई शिक्षा नीति। एंड थैंक यू मैम, आपको भी थोड़ा सा इसका फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा कि नई शिक्षा नीति क्या है। जिस तरीके से मैम आपने बताया, आई थिंक मुझे क्या आपने ये हमारे व्यूवर्स को भी ये चीज समझ में आएगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम सबके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से अब यूज लेते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अवर व्यूवर्स एंड मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।